हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो एज आई सेड कि आज से हम सेंट्रल फोर्स स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्स की थ्योरी को। सेंट्रल फोर्स की पूरी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सेंट्रल फोर्स का ये एक सिंगल लेक्चर ही होगा जिसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी हम कवर करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सभी। उसके बाद जो कल लेक्चर आएगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, उसके क्या क्वेरीज, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं जो लैग्रेंजियन फॉर्मुलेशन है, हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन है, उसको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इवन पीवाईक्यूज भी हैं, उसके भी मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि सेंट्रल फोर्स होता क्या है। तो सेंट्रल फोर्स के अंदर जो फोर्स है, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, वो हमेशा पास होती है एक फिक्स पॉइंट के थ्रू। मतलब अगर ये कोई पॉइंट है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमेशा किधर की तरफ होगी, फिक्स पॉइंट की तरफ ना, या फिक्स पॉइंट की तरफ होगी, यानी कि इससे पास हो रहा होगा। ये जरूरी नहीं हमेशा इसकी तरफ ही आता रहे, ये इसके इधर भी जाएगा। जैसा कि एग्जांपल के लिए आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है ये Q1 और एक चार्ज है ये Q2। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन है वो इन दोनों इसी लाइन के ऊपर, तब ये फिक्स पॉइंट हो गया, तो इस फिक्स पॉइंट से ही वो पास हो रहा है। इसी तरह से आप ग्रेविटेशन के केस में भी एग्जांपल ले सकते हो। ग्रेविटेशन के केस में भी ये दो मास है, M1 और M2। तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स टू पार्टिकल। सेंटर ऑफ फोर्स से पार्टिकल की डिस्टेंस पर इसका मैग्नीट्यूड क्या करता है, डिपेंड। ठीक है, ये तो बात हो गई सेंट्रल फोर्स की। कौन कौन से फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स के जो एग्जाम्पल होते हैं, सेंट्रल फोर्स के, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होते हैं, यानी कि कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। कई बार क्वेश्चन में आता है न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स भी सेंटर से पास होता है, पर न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ध्यान रखना। नोट लगा के लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नोट लगाकर, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं। इसके अलावा जितने भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होंगे, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। जितने भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होंगे वो नेचर में कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि यदि एक पूरा लाइन इंटीग्रेशन के क्लोज लूप के अंदर उनका लाइन इंटीग्रेशन किया जाए तो उनके लिए जो वर्क डन है वो जीरो हो जाता है। तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर ऐसे फोर्स जिनका आप कर्ल करोगे तो वो भी कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जितने भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। फिर मैथमेटिकली जो सेंट्रल फोर्स है उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ आर वेक्टर के फॉर्म में, और है इक्वल्स टू एफ आर। यहाँ पर प्लस माइनस आर कैप लिखा है। ये प्लस माइनस आर कैप जो है वो किसको बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन। अगर ये प्लस है तो जो सेंट्रल फोर्स है वो नेचर में होगा अट्रैक्टिव। अगर ये प्लस है, सॉरी माइनस है, तो ये नेचर में होगा अट्रैक्टिव। यानी कि अगर हम लिखते हैं एफ इक्वल्स टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि दो मास एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस साइन वहां पर क्या शो करता है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर प्लस है तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव ना। अगर ये साइन प्लस का आता है तो इसका मतलब सेंट्रल फोर्स क्या है, रिपल्सिव। सेंट्रल फोर्स जितने भी होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को जनरली फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हो गया, वो इसको फॉलो करते हैं। यानी कि आप अगर कूलम्स लॉ देखोगे तो उसमें भी ये बनता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप ग्रेविटेशन का केस देखोगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो मोटा मोटी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल फोर्स जो, जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होता है, एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में, इसलिए इनके साथ में लगेगा माइनस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में प्लस भी लग सकता है, माइनस भी लग सकता है। अगर दोनों साइन सेम हुए तो माइनस लगेगा, प्लस लगेगा। दोनों साइन सेम हुए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, तो प्लस लगेगा। और दोनों साइन अगर अपोजिट हुए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव होने का मतलब है कि उसका जो कर्ल है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इसके अलावा एक क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल करोगे उसका, यानी कि एफ डॉट डी एल अगर करोगे क्लोज लूप के अंदर, तो उसकी वैल्यू पे क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखो। नेक्स्ट,
अब स्लाइड पे आ जाओ। इसके एप्लीकेशंस होते हैं। क्या एप्लीकेशन होता है? पहला एप्लीकेशन होता है मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज इन अ प्लेन। कोई भी जो पार्टिकल है जिसके ऊपर सेंट्रल फोर्स लग रहा है, दैट्स फॉर एग्जांपल कि ये एक एक्सिस है और यहाँ पर कोई पॉइंट रखा है और यहाँ ये डिस्टेंस है, तो हमें ये पता है कि सेंट्रल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर की तरफ होगी, वो पॉइंट की तरफ होगी, या पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन जो है वो उसी लाइन के ऊपर होगी। तो अब अगर टॉर्क की वैल्यू लगाएं तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। तो अगर यहाँ पर टॉर्क लगाना है तो एफ इसके क्या जाना चाहिए? परपेंडिकुलर जाना चाहिए या किसी एंगल पर होना चाहिए, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है दोनों सेम लाइन पर आ रहे हैं, दोनों सेम लाइन पर आ रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आइदर इट इज 0 और आइदर इट इज 180 ना भाई, दोनों सेम डायरेक्शन पे चले गए। या तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है तो ये 180 डिग्री हो गए, और या फिर ये कंडीशन है तो उस केस में ये 0 डिग्री हो गया। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब ये किस में चलेगा? एक ही प्लेन के अंदर चलेगा। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज इन अ प्लेन। तो सेंट्रल फोर्स के अंडर किसी भी पार्टिकल की जो मोशन होगी वो हमेशा किस में होगी? एक प्लेन में होगी, क्योंकि उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा? 0। अब आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो टॉर्क है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट। टॉर्क इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम लिख रहे हैं जे से, इसको कई जगह एल से भी लिखते हैं, हम यहाँ पर किससे लिख रहे हैं? जे से लिख रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम को हमने लिखा जे से। रेट ऑफ चेंज मतलब डी जे अपॉन डी टी इसके बराबर होता है, टाउ के बराबर होता है। पर यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो कितनी होगी? 0 होगी। टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब जो डी जे अपॉन डी टी है वो भी क्या हो जाएगा? 0। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा जे इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से क्या निकल के आएगा? जे इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पार्टिकल जो सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है मतलब उसके ऊपर सेंट्रल फोर्स लग रहा है, तो उसका टॉर्क तो 0 होगा ही होगा। टॉर्क 0 होने के साथ साथ उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है ना। यानी कि जो जैसे आप लगाते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वैसे ही यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहली चीज तो ये निकल के आ गई इस एप्लीकेशन में कि जब भी सेंट्रल फोर्स लगेगा तो जो पार्टिकल है वो एक प्लेन के अंदर मोशन करेगा। दूसरी चीज, जब पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो उसका टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होगा इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जे इज कांस्टेंट, क्योंकि जो जे है वो कांस्टेंट है। जे मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? आर के। आर मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसके जो जे है हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तभी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। भाई ये पार्टिकल है और यहाँ पर जे आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये जब ही कांस्टेंट होगा तभी ये प्लेन के अंदर घूमेगी चीज। प्लेन के अंदर घुमाना है यहाँ पर, तो जे और आर हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज इन अ प्लेन। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज इन अ प्लेन। फिर दूसरी चीज यहाँ पर निकलती है, वो क्या निकलती है? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स। ये इक्वेशन लिखी हुई है, इनको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। हालांकि ये कोई नहीं पूछता है, फिर भी इसका एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा आप देख जाना, इसको पूछते तो नहीं है तुम्हारे एग्जाम में। यहाँ पर एफ एफ किसके बराबर होता है? एम ए। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन है, ए आर से लिखते हैं इसको। कौन सा एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये है रेडियल एक्सेलरेशन। और इसी तरह से ये भी एफ है, एम ए। एम ए इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो है लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए थीटा। ए थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। और ये जो फोर्स हो गया ये रेडियल फोर्स हो गया, और ये वाला जो फोर्स हो गया कौन सा फोर्स हो गया? एंगुलर फोर्स। ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू को कंबाइन करें, ये पूरी जो वैल्यू है ये बन रही है एंगुलर फोर्स की। तो एंगुलर फोर्स जो है, जब पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो एंगुलर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? 0। एंगुलर, तो एंगुलर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? 0। जबकि रेडियल फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, और उसके अंदर दो एक्सेलरेशन की वैल्यू छुपी है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन शायद ही पूछे, पर फिर भी पूछ ले तो अब इतनी चीजें पढ़ के जा रहे हैं तो उस केस में हम इसको याद कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल करें। तो यदि साइन प्लस का है तो इसका मतलब जो सेंट्रल फोर्स है वो नेचर में कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। और अगर साइन माइनस का है तो इसका मतलब जो सेंट्रल फोर्स है वो कैसा होगा? ठीक है। अगर पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा किस में मोशन करेगा? प्लेन में। उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन में दो फोर्स होंगे, एक होगा रेडियल फोर्स, एक होगा एंगुलर।
एंगुलर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। रेडियल एक्सेलरेशन, और ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर। थर्ड पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वही चीजें रिपीट हो रही है वापस से, जैसा कि मैंने आपको कहा था टाउ इक्वल्स टू होता है डीजे अपॉन dt, क्योंकि टाउ की वैल्यू 0 हो गई तो जे इक्वल्स टू हो जाता है कांस्टेंट। ये जो जे है एंगुलर मोमेंटम, ये बेसिकली क्या होता है, mvr। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, mr स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। भाई v को क्या लिख सकते हो, ओमेगा r ना, v को क्या लिख सकते हो, ओमेगा r, तो ये हो जाएगा ओमेगा r स्क्वायर, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, डी थीटा अपॉन dt। तो वहां से मैंने ये बना के लिख दिया, तो j इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर इस इक्वेशन को फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बनती है dA अपॉन dt इक्वल्स टू j अपॉन 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो टर्म बना है इसको हम नाम देते हैं एरियल वेलोसिटी, इसको हम क्या नाम देते हैं, एरियल वेलोसिटी। और इसको हम कहते हैं केपलर सेकंड लॉ ना, इसको हम क्या कहते हैं, केपलर सेकंड लॉ, जो कि ये कहता है कि कोई भी जो प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, कोई भी जो प्लेनेट है जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, लेट सपोज ये सन है और ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, ये अभी यहाँ पर है, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगा। लेट सपोज ये एरिया है A1 और ये एरिया है A2। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा अगर T1 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा T2 है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग A1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या होगा, A2 अपॉन T2। कोई भी प्लेनेट जो सन के अराउंड मूव कर रहा है वो इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। केपलर सेकंड लॉ किस लॉ के ऊपर बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी का टर्म लिखा हुआ है, टोटल एनर्जी के टर्म में तीन टर्म्स आ रहे हैं। एक टर्म है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, तो वी को यहाँ पर लिखा है डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी का कर दिया स्क्वायर। ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये टर्म लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, और ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, ये किसके बराबर है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, उसके इक्वल है। तो ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और ये है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन हो जाते हैं, इसके सेंट्रल फोर्स के। फिर हम आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट के स्लाइड पे बात कर लेते हैं केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। पहला जो लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ, वो ये कहता है कि ईच प्लैनेट मूव्स इन एलिप्स विद सन एट इट्स फोकस। हर एक जो प्लैनेट है वो एलिप्स में मोशन करता है, वो किस में मोशन करता है, एलिप्स में मोशन करता है। और सन जो होता है, सन जो होता है वो किस पे होता है, इसकी फोकस पे होता है, फोकी पे, इसकी दो फोकी होती है, तो सन जो है वो इसकी फोकस पे होता है। दूसरा जो लॉ है वो ये कहता है कि जो dA अपॉन dt, अगर कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर मार रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है, मतलब जो मैंने आपको ये बताया, तो ये लॉ जो है ये हो जाता है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है कि यदि ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, लेट सपोज ये है 2a और ये है 2b, ये माइनर एक्सिस है। थर्ड लॉ ये कहता है कि टाइम का जो स्क्वायर है, कोई भी प्लेनेट जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, या कोई भी ऑर्बिट जो उसके प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके लिए उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो 2a मेजर एक्सिस है तो सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया, a, तो उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन लॉ हो गए, एक हो गया फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि हर एक प्लेनेट जो है वो इलिप्स के अंदर मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, और सन कहाँ पर है, फोकी पे है, फोकस पर है। दूसरा है डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट किया जाएगा। और थर्ड लॉ ये कह रहा है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन अंडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। कोई भी चीज जब ग्रेविटेशन मोशन के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जब उसकी मोशन चल रही है, मतलब कि सेंट्रल फोर्स के अंदर उसकी मोशन चल रही है, तो उसकी एक इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, उसकी एक ट्रेजेक्टरी की एक इक्वेशन बनती है, जिसको हम लिखते हैं आर इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है एसेंट्रिसिटी को शो कर, ये जो है ये क्या है, एसेंट्रिसिटी है, मतलब जो भी पाथ बनेगा
उसकी एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी। आर इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ जो पी है, इस पी की वैल्यू है जे स्क्वायर अपॉन एम के, जे स्क्वायर अपॉन एम के, और के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन इक्वल्स टू जे स्क्वायर साई नॉट, साई नॉट वेव फंक्शन है, जे स्क्वायर साई नॉट अपॉन एम के। इन चीजों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो थीटा नॉट है, थीटा नॉट, थीटा नॉट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट। जब थीटा की वैल्यू थीटा नॉट के इक्वल होती है तो उस केस में आर की जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाती है। मतलब जब थीटा की वैल्यू थीटा नॉट के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा, तो ये नीचे वाली चीज मैक्सिमम हो जाएगी, तो आर मिनिमम वैल्यू बन जाती है, और वो वैल्यू किसके बराबर होती है? पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ये बहुत काम की चीज है, इसके ऊपर आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए। और जब आर की वैल्यू थीटा नॉट प्लस पाई हो जाती है, थीटा की वैल्यू तो थीटा नॉट प्लस पाई होगा, थीटा नॉट प्लस पाई होगा, तो आर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो होगी पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जब थीटा की वैल्यू थीटा नॉट प्लस 2 पाई होगी तो वापस से ये सेम पोजीशन को अटेंड कर, उससे ये सेम पोजीशन को अटेंड कर लेगा। तो ये दो वैल्यूज जो मैंने लिखी है वो आपको याद रखनी है, आर मिनिमम की और आर मैक्सिमम। नॉर्मली सिंप्लीफिकेशंस के लिए हम जो थीटा नॉट है उसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो थीटा नॉट की वैल्यू को जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास बनती है आर इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया था? यहाँ आपसे ऐसा बोल दिया गया था कि जो आर मिनिमम है, चलो इसको मैं आगे बताऊं, ये क्वेश्चन को मैं आगे बताऊं कैसे पूछा गया। नेक्स्ट, विथ फोकस एट ओरिजिन एंड डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन का जो फोकस है वो कहाँ पर है? ओरिजिन पर है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, डायरेक्ट्रिक्स की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो कितनी होगी? पी अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो इस तरह से कोई प्लेनेट है, ऐसे इलिप्टिकल ये मोशन चल रही है, और यहाँ पर प्लेनेट है ना, यहाँ पर प्लेनेट प्लेनेट है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, ये हो गया आर मिनिमम, और ये जो डिस्टेंस हो गई ये क्या हो गई? आर मैक्सिमम। ये क्या हो गई? आर मैक्सिमम। क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि जब जो पार्टिकल है, जब जो पार्टिकल है उसका जो प्रोजेक्टाइल, उसका जो पाथ है वो सर्कुलर है, जब पार्टिकल है सर्कुलर है, या क्या पूछा था? एक मिनट में जीरो करनी थी एक वैल्यू पैराबोला की केस में, पैराबोला एक बार जीरो करनी थी, और एक बार क्या करना था? 1/2 एक करनी थी हमें, 1 एप्सिलॉन की वैल्यू ना। ये हमें पूछा था सर्किल और पैराबोला। तो हमें पूछा था आर मिनिमम की वैल्यू जब पैराबोला है, पैराबोला है और सर्किल, इनका रेशो पूछा। तो आर मिनिमम का वैल्यू तो कितना है? पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। पैराबोला के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1 प्लस 1, और सर्किल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0, तो 1 प्लस 0। तो यहाँ से आंसर आ गया था इसका 1/2। ये मैंने कराया भी हुआ ये वीडियो में। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखो। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो होता है एसेंट्रिसिटी निकालने का, वो फॉर्मूला बनता है 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, 1 प्लस 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, और पूरे की पावर 1/2। पूरे की पावर कितनी बनती है? 1/2 बनती है। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, तो अभी तक जो हमने किया उसको एक बार रिकॉल कर लिया जाए। तो हमने जो सबसे पहले पढ़ा, ये क्या हो गया? सबसे पहले हमने सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी, वहां पर हमने जाना प्लस होगा तो नेचर में कैसा होगा? रिपल्सिव, और माइनस होगा तो नेचर में अट्रैक्टिव होगा। फिर हमने पढ़ा कि उसकी एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन, कोई भी पार्टिकल यदि सेंट्रल फोर्स के अंदर मोशन कर रहा है तो प्लेन में मोशन करेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद उस पर केवल और केवल एक फोर्स लगेगा, रेडियल। एंगुलर फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। फिर हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो केपलर्स का सेकंड लॉ आ जाता है, जो कहता है कि इक्वल टाइम एरिया में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा, जिसके अंदर 3 टर्म्स आ रहे हैं।
फिर हमने केपलर्स लॉ की बात की, एंड देन उसके बाद हमने जो जनरल इंटरेक्शन है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर जनरल सॉल्यूशन, वो हमने देखा जो कॉनिक सेक्शन बनता है उसमें आर मिनिमम की आर मैक्सिमम की क्या वैल्यू आ रही है, और उसके अलावा जो एसेंट्रिसिटी है उसकी क्या वैल्यू निकल। जो ये जनरल सॉल्यूशन है इसके बेस पर अलग अलग केस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर पाथ कुछ बन रहे हैं, पाथ बन रहे हैं, ठीक? तो जब ये इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी निकाली जाती है, जब इसको और सॉल्व किया जाता है तो इसकी ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला निकाला जाता है। वो ट्रेजेक्टरी का जब फॉर्मूला निकलता है, हालांकि वो हमारे काम का नहीं है तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला निकाला जाता है तो अलग अलग पाथ बनते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक दिख रहा है आपको सर्किल, एक दिख रहा है आपको एलिप्स, एक दिख रहा है पैराबोला और एक दिख रहा है हाइपरबोला। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन लिखा है, ये क्या है? एसेंट्रिसिटी। ये क्या है? एसेंट्रिसिटी। यहाँ पर ये ई लिखा है, ये ई किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एनर्जी को, और ये ट्रेजेक्टरी। तो यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, ये याद रखना है आपको, रिमेंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, एनर्जी ग्रेटर देन 1 है, तो जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो बनती है हाइपर। यदि एप्सिलॉन 1 है और एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो बनती है पैराबोला। यदि दोनों लेस देन 1 लेस देन है, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1 है और जो एनर्जी है उसकी वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो बनती है एलिप्स। यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, मतलब एसेंट्रिसिटी 0 है, और जो एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में है, -mk² अपॉन 2j, है ना, माइनस में है, तो ये बनता है सर्किल। तो आपको ये याद रखना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 एनर्जी ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला, एप्सिलॉन 1 एनर्जी 0 तो पैराबोला, एप्सिलॉन लेस देन 1 एप्सिलॉन लेस देन 1 एनर्जी लेस देन 0 तो एलिप्स, एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 एनर्जी -mk² अपॉन 2j, देन ये बनेगा। फिर इसी तरह से बात कर लेते हैं स्पीड की। तो स्पीड का जो ये फॉर्मूला है, स्पीड का एक फॉर्मूला जो है वो सर्किल का केस का शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th-12th क्लास में आपकी, जो आप उसमें पढ़ते हैं जब ऑर्बिट की स्पीड निकाल, वही स्पीड का फॉर्मूला लिखा, v इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अगर ये फॉर्मूला आता है तो ये शो कर रहा है कि इसको सर्किल। एलिप्स के लिए जो स्पीड होती है ऑर्बिट की वो होती है जी एम अपॉन आर प्लस एच के अंडर रूट से ज्यादा होती है, और कम होती है 2gm अपॉन आर प्लस। अगर पैराबोला की बात करें तो पैराबोला के केस में उसकी स्पीड होती है अंडर रूट 2gm अपॉन आर प्लस एच, और हाइपरबोला के केस में स्पीड ज्यादा होती है, ग्रेटर देन अंडर रूट 2gm अपॉन आर प्लस एच। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सर्किल के केस में b इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, एलिप्स के केस में अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच से ज्यादा, और अंडर रूट 2gm अपॉन आर प्लस एच से कम। पैराबोला के केस में अंडर रूट 2gm अपॉन आर प्लस एच, हाइपरबोला की स्पीड जो होगी वो ग्रेटर देन होगी अंडर रूट 2gm अपॉन प्लस एच। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन ऑफ रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ की सरफेस है और ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है, एंगल जो बना रहा है इस वर्टिकल लाइन के साथ, ये एंगल बन रहा है कितना? तो यहाँ पर दो इक्वेशन लिखी जाती है। एक तो उस पॉइंट पर, मान लो जो पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, उस पर एनर्जी की जो इक्वेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है हाफ एम वी स्क्वायर। ये बेसिकली एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वी को डी आर अपॉन डी टी के फॉर्म में लिखा, डी आर अपॉन डी टी प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। 2mr स्क्वायर क्या हो गया? वही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इक्वल्स टू सरफेस पर क्या होगा? सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी होगी नहीं, जे स्क्वायर अपॉन 2m² आर स्क्वायर होगा नहीं। तो इनको हम बराबर करते हैं और फिर हम इक्वेशन निकालते हैं, वेलोसिटी की स्पीड निकालते हैं, जो हम किसके लिए निकालते हैं? उसकी जो कौन सी स्पीड होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है, जो अंडर रूट 2gr आती है, और उसके अलावा जो उसकी ऑर्बिटल मोशन होती है 2g अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच या अंडर रूट जी आर, वो वहां से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, जो हम ग्रेविटेशन के केस में देखेंगे। फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग में आपसे इसका एप्लीकेशन है, ये सेंट्रल फोर्स का एप्लीकेशन है रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो एग्जांपल में आप इसको बोल सकते हो, ये जो बी है, बी, इस बी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, इस बी को हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये जो है एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन,
ठीक है, किसका कंजर्वेशन हो रहा है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे हो रहा है? मान लो यहाँ पर पार्टिकल आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी स्पीड है वी सी, और यहाँ पर जो पार्टिकल है यहाँ पर स्पीड है उसकी वी नॉट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर, टक्कर के पहले और बाद में। तो इनिशियली कितना हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल गई इसको? बी। यहाँ से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई बी, और वेलोसिटी हो गई वी नॉट। तो बी और वी नॉट, और मास कितना हो गया? एम। मान लो एम मास, और इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? ये। और यहाँ से इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी को आप नाम दे दो आर। जो आर है वो कहलाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ से अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हो, वी सी आर सी, आर सी क्लोजेस्ट अप्रोच, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी नॉट और बी। तो ये कंडीशन यहाँ पर लग जाती है। उसके अलावा इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला 2k जेड स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। 2k, के का मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट। 2k जेड स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर कॉट 5/2। कॉट 5/2, फाई जो है उस फाई को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। फाई को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बी जो है वो प्रोपोर्शनल है इसके कॉट 5/2। बी प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? कॉट 5/2। क्या लग रहा है यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके अलावा जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग है उसमें जो इक्वेशन बनती है, ये जो ये पाथ बन रहा है, ये पाथ कैसा बन रहा है? कॉनिक सेक्शन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनती है आर इक्वल्स टू पी अपॉन एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस 1। और ये जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बनती है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो अल्फा पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो बनती है हाइपरबोला। इसकी जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो बनती है हाइपरबोला। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर जो पार्टिकल है उसकी जो ट्रेजेक्टरी बनती है वो किस तरह की बनती है? किस तरह की बनती है? हाइपरबोला। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन फील्ड ऑफ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के अंदर कौन कांस्टेंट रहता है? तो ऑलरेडी वी नो दैट, हमने इसको डिस्कस भी किया है। कौन रहता है? एंगुलर मोमेंटम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव है बट नॉट मिनिमम, पर मिनिमम नहीं है, तो ऐसा कौन सा केस था जहां पर एनर्जी नेगेटिव है? एनर्जी नेगेटिव का जो केस था वो था एक तो इलिप्स, और एक था E इक्वल्स टू माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2j। ये किसका केस था? सर्किल। हमें पूछा है कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, बट नॉट मिनिमम। तो ये तो मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू सर्किल के केस में। ये कौन सी वैल्यू है? मिनिमम। तो मिनिमम नहीं है पर नेगेटिव है, तो कौन सा केस हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ ट्रेजेक्टरी इज जीरो, ट्रेजेक्टरी की एसेंट्रिसिटी जीरो है तो वो कौन से ट्रेजेक्टरी हो? एसेंट्रिसिटी जीरो किस केस में हो रही थी? देखो, जीरो किस केस में हो रही थी? सर्किल के केस में ना। तो एसेंट्रिसिटी जीरो कहां पर हो रही थी? जीरो हो रही थी सर्किल के केस में एसेंट्रिसिटी जीरो। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी 1 है और एनर्जी जीरो। एसेंट्रिसिटी 1 है, एनर्जी जीरो है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है तो इस चीज को आप अंडरलाइन कर लें, ये स्पेशली ये वाली ना। ये सर्किल के केस में एसेंट्रिसिटी जीरो है जबकि पैराबोला के केस में एनर्जी जीरो। तो हमें पूछा है कि किसकी एसेंट्रिसिटी जीरो है? जीरो किस केस में है? एसेंट्रिसिटी जीरो, जीरो किस केस में? सर्किल के केस में। पर आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सर्किल। बॉडी अंडर द इनवर्स स्क्वायर फोर्स विल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इफ टोटल एनर्जी। वो सर्कुलर पाथ पर कब चलेगी? जब टोटल एनर्जी नेगेटिव भी होगी और मिनिमम भी होगी, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body under the action of inverse square force will follow an elliptical path. इलिप्स कब बनेगा? जब एसेंट्रिसिटी लेस देन क्या हो जाएगी? 1। तो एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी तो इलिप्स बनेगा। सेंट्रल फोर्स के लिए सर्किल की टोटल एनर्जी माइनस एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर ना। सी स्क्वायर भी लिख दिया, कांस्टेंट है वो, तो इसको मैंने यहाँ पर जे लिखा था, इसको भी आप इसको जे स्क्वायर कर लो, जे स्क्वायर कर लो। यहाँ पर भी आप इसको जे स्क्वायर कर लो, जे स्क्वायर वापस लिख। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A satellite revolves around a planet of radius r in time t. What will be the period of revolution around? देखो यहाँ पर केपलर्स थर्ड लॉ लगाना है, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें बोला है कि टाइम पीरियड कितना होगा यदि जो उसकी रेडियस है वो 3r हो जाए। क्या करोगे? यहाँ पर रेशो कर दो दोनों का,
तो ये कर लो आप क्यूब और यहाँ स्क्वायर, सॉरी, और इसको कर दो आप 3r अपॉन r का क्यूब। ये कितना हो गया 27। तो यहाँ टी 2 अपॉन टी इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर में, तो ये हो गया 27। इसको इसका स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू बनेगी 3√3t। आंसर आ जाएगा बी आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे सेंट्रल फोर्स के, और सेंट्रल फोर्स लिंक करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ सीधा सीधा। कल का जो लेक्चर मैं करूंगा उसमें मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कल वो हम कवर करेंगे पूरा ग्रेविटेशनल। फुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।